हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग, यानी ऐसी अद्वियात जो हम हाइपरटेंशन के पेशेंट को दें। आपके हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट हैं, उनके पास आए दिन पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हमारा बीपी इंक्रीज रहता है, तो वो आते हैं, अपना बीपी रूटीन चेकअप करवाते हैं और फिर जो है ना वो ड्रग आप मैनेज करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमें बीपी का प्रॉब्लम है या हम हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, पर वो कुछ साइन सिम्टम लेकर आते हैं कि हमें हेडेक है, पल्सिंग हेडेक है, नाजिया वॉमिटिंग है, बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट है। तो वो आते हैं, आप उनका बीपी चेक करते हैं तो पता पड़ता है कि यह हाइपरटेंशन का पेशेंट है। तो फिर आप लोग उनको जो है ना हैज़ा उसके क्राइटेरिया के ऊपर जो है ना ट्रीटमेंट देते हैं। तो आइए हम आज चल के देखते हैं कि एंटी हाइपरटेंशन की जो ड्रग्स हैं वो किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है वो उसके जो है ना साइन सिम्टम और वो उसको रिलीफ पहुंचे और एक परमानेंट उसको जो है ना ट्रीटमेंट दी जाए। अब अगर आप इस्तिलाह की देखें, दो लफ्ज़ों की को जमा करके एक लफ्ज़ बनाए, हाइपर और टेंशन। हाइपर मीन्स इंक्रीज, एक चीज़ की नॉर्मल से आप नॉर्मल जो है ना नॉर्मल सिचुएशन से उसकी इंक्रीज हो जाना, उसको हम कहते हैं हाइपर। टेंशन मीन्स प्रेशर, आप किसी को जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उसको हम कहते हैं टेंशन। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रेशर जो टेंशन क्रिएट कर सके, जो नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर या नॉर्मल फिनोमेना के अंदर या नॉर्मल जो है फिजियोलॉजी के अंदर क्या करे, वो थोड़ी सी वेरिएशन पैदा कर सके, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर क्योंकि हाइपरटेंशन की बात हो रही है, यानी कि ब्लड की बात हो रही है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 या 8 लीटर तक की जो है ना वो नॉर्मल ब्लड रहता है पूरे बॉडी के अंदर। अब एक दो पेशेंट है, एक तो नॉर्मल पेशेंट है और एक हाइपरटेंशन का पेशेंट, दोनों के अंदर सेम ही लीटर के अंदर जो है ना वो 6-7 लीटर के अंदर ही ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन एक को हाइपरटेंशन हो रही है, दूसरे को हाइपरटेंशन नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ब्लड के वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज आ जाना, ये भी एक क्या कहते हैं सिचुएशन है। क्यों इंक्रीज आ रहा है, या उस लीटर के अंदर अगर आप 7 से 8 लीटर के अंदर इजाफा हो जाए तब वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा, तब उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। या उतना ही वॉल्यूम है ब्लड का, लेकिन वो किसी तरीके से जो है ना वो प्रेशर को बिल्ड कर रहा है, हाइपरटेंशन क्रिएट कर रहा है, जिससे जो है ना ब्लड के जो ब्लड वेसल हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उनके ऊपर क्या एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ब्लड का प्रेशर ऑन द वॉल, यानी कि जो वॉल के ऊपर जो प्रेशर है, ब्लड वेसल के वॉल के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। यानी कि ऐसा मरीज जो उसके अंदर जो है ना या तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड फ्लूइड है, उसकी इंक्रीजिंग आ जाती है, जिससे वॉल के ऊपर प्रेशर या बढ़ता है, या उसी वॉल्यूम के अंदर, उसी 7 से 8 लीटर के वॉल्यूम के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ब्लड कंट्रैक्ट हो जाती हैं, वेसल कंट्रैक्शन हो सकती है, और दूसरी वजूहत हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड का प्रेशर वॉल के ऊपर तेज़ लगता है, ज़्यादा लगता है, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी, जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है 120 to 80 mm, ये इसका नॉर्मल बीपी है, लेकिन इससे वेरिएट कर जाए 90, 130 या इससे भी ज़्यादा वेरिएट कर जाए 100, 140, तो ये हमारा जो है ना वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये हमारा होगा हाइपरटेंशन का पेशेंट। तो अब इसके अंदर होता क्या है, जिस तरह कि मैंने ये कहा कि द ब्लड प्रेशर ऑन द वेसल वॉल, अगर यहाँ पर एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ऑन द वेसल वॉल के ऊपर, अगर ब्लड का प्रेशर कम लग रहा होगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगी। यानी कि वॉल है उसके ऊपर प्रेशर बहुत कम लग रहा है, इससे भी कुछ जो है ना सिचुएशन बिगड़ सकती है। यानी कि नॉर्मल परफ्यूजन के लिए ऑर्गन की जो है ना नॉर्मल जो वर्किंग के लिए, अगर कोई भी ऑर्गन अपना प्रॉपर काम कर रहा है तो उसके लिए ब्लड का प्रॉपर अमाउंट के अंदर वहाँ तक पहुँचना और प्रॉपर प्रेशर के अंदर वहाँ तक पहुँचना बहुत लाजमी है। लेकिन अगर उस प्रेशर के अंदर कमी आ जाएगी तो जो है ना टिश्यू परफ्यूजन जो है ना उसकी वजह से भी जो है ना
हाइपो परफ्यूजन ऑफ द टिश्यू, उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस काज हो सकती हैं। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर ऑन द वेसल वॉल इंक्रीज कर जा रही है, यानी कि जो वेसल के वॉल हैं उसके ऊपर वेसल बनी हुई है, इसके वॉल के ऊपर ब्लड का प्रेशर यानी कि जो ब्लड है इसका प्रेशर ज़्यादा लग रहा हो तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हाइपरटेंशन बीपी का इंक्रीज हो जाना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, ब्लड का प्रेशर वॉल के ऊपर इंक्रीज हो जाना, इसकी जो है ना वो दो टाइप्स हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बीपी हाई हो रहा है, सही। दूसरा रीनाइन एंजियोटेंसिन सिस्टम है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़े टाइम के लिए जो है ना ये बीपी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल करता है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपका बीपी हाई कर सकता है। लेकिन रिनाइन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है, ये परमानेंटली और बहुत ही ज़्यादा सीवियर या सीरियस किस्म की जो है ना प्रॉब्लम या जो क्या कहते हैं हाइपरटेंशन, इस सेकेंड टाइप वाले की से आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो वर्स्ट सिचुएशन आ सकती है। इसको डील करना है, इसको भी डील करना है, दोनों के लिए मुख्तलिफ किस्म की ड्रग हम यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट हम देते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बीपी क्यों हाई हो रहा है और रीनाइन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से बीपी क्यों हाई हो रहा है। आइए हमने ये समझ लिया है कि हाइपरटेंशन किस चीज़ को कहते हैं, यानी कि ब्लड का प्रेशर वेसल वॉल के ऊपर ज़्यादा लगे उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब वो किस वजह से लग रहा है, या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बीपी बढ़ रहा है या रिनाइन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से बीपी बढ़ रहा है। इन दोनों को समझने के लिए हम लोग पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इस सबसे पहले मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूँगा और उसके बाद जो है एंजियोटेंसिन सिस्टम की, रिनाइन एंजियोटेंसिन सिस्टम की बात करूँगा। पहले मैं लिख लेता हूँ। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बीपी किस तरह इंक्रीज होता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक रिनाइन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से बीपी इंक्रीज होता है और दूसरा जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ही बीपी इंक्रीज होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना एक्टिवेट होता है क्यों, अगर आप नॉर्मल किसी रास्ते में जा रहे हैं और अचानक आपको सांप दिखाई दे और वो आपकी तरफ आने लगे तो आप क्या करेंगे, दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। या आपको कोई डॉग नज़र आ जाए वो आपकी तरफ आने लगे तो क्या करेंगे आप उससे भी दौड़ लगानी शुरू कर दें, वो भी आपके पीछे, तो आप और ज़्यादा दौड़ लगानी शुरू कर देंगे। क्या होगा, आपके स्केलेटल मसल्स जो है ना वो जो फीट के हैं वो उनको न्यूट्रंस की ज़रूरत है। न्यूट्रंस को कहाँ से मिलेंगे, ब्लड से मिलेंगे। ब्लड तो आप नॉर्मल चल रहे थे 7 से 8 लीटर ही है, लेकिन अभी हमको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, ज़्यादा न्यूट्रंस की ज़रूरत है। तो क्या होगा कि टुवर्ड्स द फीट की तरफ जितने भी वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ब्लड इन स्केलेटल मसल्स को मिले ताकि ये अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा करें और आप जो है ना रनिंग स्टेट के अंदर हैं या आप फुटबॉल खेल रहे हैं या आप वो जो मैंने कहा आप भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जो है ना वो ज़्यादा ब्लड मिले और आप जो है ना वो उस सांप से जो है ना वो दूर भाग सकें। इसी तरीके से वाइटल आर्गन को भी ब्लड की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी ताकि वो हार्ट जो है ना वो बीट ज़्यादा कर सके, ताकि वो जिस तरह आउटपुट ज़्यादा होगी ब्लड की उतना ही ज़्यादा जो है ना वो फीट को ब्लड पहुंचेगा, सही है। और लंग्स जो है ना वो इन आउट कर सकें, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको बार बार सांस लेना पड़ता है रनिंग के अंदर। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से होता है। इसलिए कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़े टाइम के लिए भागना था, आपने थोड़े टाइम के लिए गेम खेलना है, तो उसके लिए जो है ना वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि आपका बीपी इंक्रीज करता है। किस तरीके से करता है आइए देखें। जैसे कि मैंने कहा कि फेयर और रनिंग के अंदर फेयर आप शाम से आप डरे हुए हैं, भाग रहे हैं, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हो जाता एक्टिवेट हो जाता है। रनिंग सिस्टम के अंदर है आपने कहीं गेम खेलना है, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं या और ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आपको रनिंग की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि आपकी जो स्केलेटल मसल की तरफ जितने भी वेसल हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। वाइटल ऑर्गन जैसे कि मैंने कहा हार्ट और लंग्स और इन सब ऑर्गन को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वाइटल ऑर्गन को भी जो है ना वो सप्लाई बढ़ जाएगी और स्केलेटल मसल जो मैंने कहा उनको भी जो है ना वो सब ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पर जो क्या होगा डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी।
कंट्रैक्शन यहाँ पर लिखा है फेशियल को, आपके फेस के ऊपर जो है ना इतनी जो है ना ब्लड की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ की जितनी भी नर्व्स हैं या वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि वहाँ पर जो है ना कंट्रैक्शन हो जाती है। यहाँ का जो ब्लड है वो भी नीचे की तरफ फीट के अंदर वाइटल ऑर्गन को प्रोवाइड किया जाता है इस तरीके से। और जो पेरिफेरी के अंदर जितने भी जो जहाँ पर ब्लड की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी कंट्रैक्शन हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपके फीट और वाइटल ऑर्गन को मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए जी, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम मतलब नर्व ब्रेन के अंदर जो है ना कहीं एक्टिविटी हो रही है, न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, न्यूरॉन्स के फंक्शनल ऑर्गन है ब्रेन का। तो आप न्यूरॉन्स देखेंगे, न्यूरॉन्स से जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, आपका जो है ना वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है। तो ये सब क्या है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। अब हम यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो बीपी इंक्रीज जिसकी वजह से होता है वो है नॉरएपिनेफ्राइन की वजह से होता है नॉरएपिनेफ्राइन। अब ये रिलीज़ हुआ और ये रिलीज़ होता है और फिर अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है और इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देखिए जी, ये आपके न्यूरॉन हैं, इसकी मैंने एक फॉर्मल सी वो एक रफ सी जो है ना वो फिगर बनाई भी है। ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है साइनेप्टिक पोर्शन और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो एरिया है जिसके थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा डार्क है, ये है डेंड्राइटिक पोर्शन। अब डेंड्राइटिक पोर्शन के अंदर आपके रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसमें जो है ना आपके दो रिसेप्टर हैं, अल्फा 1 और बीटा 1। और ये है आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसके अंदर आपका जो है ना अल्फा 1 रिसेप्टर है। अब क्या होता है कि वेजिकल के अंदर, जो वेजिकल न्यूरॉन के अंदर जो है ना वो वेजिकल्स होते हैं और वेजिकल के अंदर जो है ना नॉरएपिनेफ्राइन जो है ना वो पैक हुआ होता है। अब ये रिलीज होगा, रिलीज कैसे होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो आपने एक और वो एक उसके हम लोग जो है ना क्लास लेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन इतना आप समझ लीजिएगा कि सोडियम आयन अंदर आता है, कैल्शियम आयन अंदर आता है और पोटेशियम आयन बाहर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वेजिकल में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो रिलीज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं और साइनेप्टिक जो ये पोर्शन है इसके अंदर जो है ना आपका साइनेप्टिक पोर्शन के अंदर आपका जो है ना ये नॉरएपिनेफ्राइन यहाँ आ गया। वेजिकल में पैक था लेकिन ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन और कैल्शियम आयन की एंट्री की वजह से और पोटेशियम आयन की बाहर की जाने की वजह से ये जो है ना वो वेजिकल से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आते हैं तो ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, अल्फा 1 से अल्फा 2 से और बीटा 1 से। बीटा की भी दो हैं लेकिन बीटा 2 से बीपी इंक्रीज नहीं होता, तो इस वजह से मैंने बीटा 1 ही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही आएगा और साइनेप्टिक पोर्शन के अंदर, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है इसमें जो है अल्फा 1 रिसेप्टर है, इससे अगर बाइंड होगा तो अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करता है, वेजो कंट्रैक्शन। अगर वेसल डायलेट थे लेकिन अल्फा 1 की वजह से वेसल कंट्रैक्शन हो जाती है तो क्या होगा, ब्लड पहले इतने एरिया के अंदर फ्लो कर रहा था, नॉर्मल था, अब ब्लड को जगह कम मिल रही है तो प्रेशर क्या होगा, बिल्डअप हो जाएगा और जैसे मैंने कहा कि वॉल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देगा। इसी को हम कहते हैं बीपी का इंक्रीज हो जाना। समझ में आ गई। एक तो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से बीपी इंक्रीज हुआ, क्यों कि वो डायलेट वेसल को इन्होंने कंट्रैक्ट कर दिया और जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हुआ। अब ये बीटा 1 से बाइंड होगा। बीटा 1 क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, तेज हो जाएगी। हार्ट अगर ज़्यादा धड़कन करेगा, कंडक्शन करेगा तो आउटपुट भी ज़्यादा करेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो इन सब की वजह से क्या होता है, बीपी का इंक्रीज हो जाता है। क्यों कि आपने जो है ना ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम की जो सर्कुलेशन था उसके अंदर आपने ब्लड को ज़्यादा, पहले जो था 1 मिनट के अंदर समझ लीजिए 80 ml आप नॉर्मल कंडीशन में आप ब्लड जो है ना सिस्टम के अंदर दे रहे थे हार्ट, लेकिन इस बीटा 1 रिसेप्टर के बाइंड होने से हर चीज़ ज़्यादा तेज़ हो गई, तो अब ये जो है ना 180 होगी।
अब आपने 100 ml ज़्यादा कर दिया पर मिनट के अंदर, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। हम यही कह रहे हैं कि एक नॉर्मल वॉल्यूम के में इजाफे की वजह से ही बीपी बढ़ सकता है। तो ये दोनों, एक तो इन दोनों रिसेप्टर ने क्या किया, अल्फा 1 रिसेप्टर ने क्या किया, वेजो कंट्रैक्शन की, बीटा 1 रिसेप्टर ने क्या किया, आपको जो है ना वो ब्लड जो वॉल्यूम है उसके अंदर इंक्रीज की, और वो उन्होंने भी वेसल के अंदर क्या किया कि जो ब्लड का जो वो क्या कहते हैं प्रेशर है वॉल के ऊपर वो ज़्यादा हो गया। तो इन दोनों की वजह से किस तरीके से बीपी इंक्रीज होता है। अब आइए अल्फा 2 की वजह से क्या होगा। अल्फा 2 क्या करता है कि ये जैसे ही इससे नॉरएपिनेफ्रिन थोड़ी देर के बाद बाइंड होना शुरू हो जाता है तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये इन वेजिकल को वापस से पैक कर नॉरएपिनेफ्रिन को इन वेजिकल के अंदर पैक करना शुरू करता है। यहाँ से ये कैच करता है और वेजिकल के अंदर पैक करना शुरू कर देता है इस नॉरएपिनेफ्रिन को। तो इस साइनेप्टिक रीजन से जो है ना वो क्या करने शुरू कर देता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन को जो है ना वो वापस से वेजिकल के अंदर पैक करना शुरू कर देता है। ये पैक होना शुरू हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है ना NE की नॉरएपिनेफ्रिन की जो है ना वो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इन रिसेप्टर को जो है ना वो नॉरएपिनेफ्रिन कम मिल रहा होता है। तो ये इफेक्ट, और ये दूसरा बीटा 1 इफेक्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन आती है, उसके अंदर कमी आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि बीपी आपका जो है नॉर्मल की तरफ आना शुरू कर देता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से अचानक या थोड़ी देर के लिए बीपी किस तरीके से हाई होता है। इस तरीके से हाई होता है कि जो है ना वेजिकल से नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और वो अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर अल्फा 2 रिसेप्टर की वजह से वो इफेक्ट नॉर्मलाइज की तरफ भी आना शुरू हो जाता है। तो ये तो था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बीपी का इंक्रीज होना शॉर्ट टर्म के लिए। ये जो है एक पहले फर्स्ट टाइप थी। अभी हम दूसरे टाइप को डिस्कस करना शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेनाइन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसकी वजह से किस तरीके से बीपी इंक्रीज होता है, आइए देखते हैं। आइए जनाब, रेनाइन एंजियोटेंसिन सिस्टम को अभी हम चेकआउट करते हैं कि इसकी वजह से किस तरीके से बीपी रिलीज़ होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेनाइन जो है ये क्यों रिलीज़ होता है, या इसके काजेज़ क्या हैं, इसके रिलीज़ होने की वजूहात क्या हैं, कब जाके ये रिलीज़ होगा, तब जाके जो है ना वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो रेनाइन किस तरीके से रिलीज़ होता है। रेनाइन दो वजूहात या दो काजेज़ या दो वजह से रिलीज़ होता है। वो क्या क्या है, सबसे पहले किडनी के अंदर JG सेल है, जस्टोग्लोमेरुलर सेल। जस्टोग्लोमेरुलर सेल के अंदर एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बीटा 1 रिसेप्टर। अब बीटा 1 रिसेप्टर जहाँ पर होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्राइन, जो हमने इससे पहले पढ़ा कि प्रीसाइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक रीजन के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर और अल्फा 2 रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। इसी तरीके से जस्टोग्लोमेरुलर सेल के अंदर एक रिसेप्टर है बीटा 1 रिसेप्टर से नॉरएपिनेफ्राइन बाइंड होता है और वो फिर क्या करता है, रेनाइन को रिलीज करता है। तो एक वजह तो हमें मालूम होगी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो है ना वो रेनाइन रिलीज होता है। दूसरी क्या वजह है, दूसरी वजह यह है कि आप सोडियम लेवल और H2O यानी कि वाटर का लेवल अगर बॉडी के अंदर किसी भी वजह से कम हो रहा होता है तो वहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर एक सेल है मैक्यूला डेल्टा सेल, ये सेंस कर लेता है कि बॉडी के अंदर सोडियम और H2O की कमी हो रही है। ये मैसेज भेजता है जस्टोग्लोमेरुलर सेल को कि रेनाइन को रिलीज़ करें। किसको, रेनाइन को रिलीज़ करेगी। तो हमें दो वजूहात से पता पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से रेनाइन रिलीज़ नहीं होता, बल्कि रेनाइन इस वजह से भी रिलीज़ होता है अगर बॉडी के अंदर सोडियम और H2O की कमी हो जाती है। तो हमें सबसे पहले तो ये मालूम हुआ कि रिलीज़ ऑफ द रेनाइन किस वजह से होता है, इन दो वजूहात की बिना पर होता है। अब रेनाइन क्या करता है बॉडी के अंदर, कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसको देखते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता पड़ गया कि इन दो वजूहात की बिना पर जो है ना वजह से, इन दो वजूहात की बिना वजह से रेनाइन रिलीज होता है। आइए देखते हैं रेनाइन कौन सी जो है ना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आइए अब हम देख लेते हैं कि दो वजूहात की बिना पर रेनाइन रिलीज हो चुका है। ये मैंने रेनाइन लिखा है। अब ये क्या करता है,
ये जैसे ही बॉडी के अंदर इसको नजर आएगा, एंजियोटेंसिनोसिन, एंजियोटेंसिनोसिन एक एंजाइम है जो नेचुरली तौर पर प्रोटीन है और लिवर के अंदर पाया जाता है। ये एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 के अंदर क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उसको रिनाइन मिला, या रिनाइन को जो है ना एंजियोटेंसिनोसिन एंजाइम मिला। एंजियोटेंसिनोसिन एंजाइम कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिनोसिन 1 के अंदर, और ये किसकी वजह से? ये इस इंपॉर्टेंट एंजाइम की वजह से, जो इसको हम कहते हैं रिनाइन। और रिनाइन क्यों रिलीज हुआ, उसकी 2 वजूहतें हम पढ़ चुके हैं। अब ये एंजियोटेंसिन 1 के अंदर तो कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये इनएक्टिव है, ये ब्लड प्रेशर के ऊपर, बीपी के ऊपर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक और एंजाइम है, इसको हम कहते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 नजर आएगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, वो यहाँ पर आ चुका है, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर है। ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ब्लड प्रेशर के ऊपर। किस तरीके से? कि ये तो सबसे पहले अपने रिसेप्टर ढूंढेगा। इसको एक रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन है, बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर उसको एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर इसको हम कहते हैं AT1, ये AT1 रिसेप्टर इसको मिला। तो ये AT1 रिसेप्टर मिलने से ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। किस चीज़ को? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। वो नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, और नोरेपिनेफ्रिन हम पढ़ चुके हैं कि अल्फा 1 और बीटा 1 किस तरीके से जो है ना वो बीपी को इंक्रीज करता है, और बीटा 2 जो है ना वो नॉर्मलाइज यानी बीपी को किस तरीके से वो नॉर्मल करता है या कम करने की कोशिश करता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक वजह जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो है ना एक्टिविटी में, जो एंजियोटेंसिन 2 का भी है, इसका भी एक रोल है यहाँ पर। अच्छा, अब ये एक और रिसेप्टर इसका पाया जाता है जिसको हम AT2 कहते हैं। ये AT2 एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है फीटल के अंदर, जो फीमेल के अंदर होता है। वो फीटल की ग्रोथ और फीटल डेवलपमेंट के लिए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसकी वजह से बीपी नहीं इंक्रीज होता, इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करते। अब एक इफेक्ट तो हमने 81 जो एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर की वजह से तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। एक दूसरा है जो किडनी की जो किडनी की कोर्टेक्स पार्ट है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है किडनी के जो कोर्टेक्स पार्ट है, वहां से एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करता है। किस चीज को? एल्डोस्टेरॉन को। अब ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है तो ये क्या करता है? ये देखता है कि जो सोडियम और H2O की जो रिटेंशन करवाता है, क्या करवाता है? ये रिटेंशन करवाता है। अब ये एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया कि सोडियम और H2O की रिटेंशन करवा दी, तो इससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम के अंदर इजाफा होगा। ब्लड वॉल्यूम का इजाफा मतलब बीपी के अंदर शूट अप हो जाना। तो आपको ये पता पड़ गया कि रिनाइन सिस्टम ने क्या किया, कि रिनाइन सिस्टम ने सबसे पहले रिनाइन ने क्या किया कि इसने एक एंजाइम था जो लिवर के अंदर प्रेजेंट था, नेचुरली प्रोटीन थी, उसको एंजियोटेंसिनोसिन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था। यहाँ एक और एंजाइम आया ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसने एंजियोटेंसिन 2 के अंदर उसको कन्वर्ट किया, और ये एंजियोटेंसिन 2 फिर अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ। एक रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, जिससे बीपी इंक्रीज हुआ। दूसरे नंबर पर जो है ना वो किडनी के कोर्टेक्स पार्ट से एल्डोस्टेरॉन को रिलीज किया, और एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम और वाटर की रिटेंशन की बॉडी के अंदर, और जिससे जो है ना ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से बीपी बढ़ा। तो यह हमें पता पड़ गया कि किस तरीके से जो है ना रिनाइन सिस्टम जो है ना एंजियोटेंसिन सिस्टम बीपी को इंक्रीज करता है। अब हम जो है ना इतनी कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं कि अब हम इनके जो ड्रग्स हैं उसको हम कवर कर लें कि हमने कहाँ कहाँ पर ड्रग देनी है, किस किस एंजाइम को हमने ब्लॉक करना है, एल्डोस्टेरॉन को किस तरीके से ब्लॉक करना है, ACE इनहिबिटर्स को किस तरीके से ब्लॉक करना है, अल्फा 1 या बीटा 1 रिसेप्टर है इनको किस तरीके से जो है ना वो इनहिबिट करना है, ताकि जो है ना बीपी के अंदर शूट अप ना हो। आइए अब हम सीधा चलते हैं ड्रग्स के ऊपर।